बद्रीनाथ धाम जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो पूरा देख लीजिए, आपको यात्रा की पूरी जानकारी मिल जाएगी, वो भी घर बैठे। कैसे जाना है, कब जाना बेस्ट रहेगा, दर्शन करने का सही तरीका क्या है, यात्रा रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, दर्शन टोकन कहाँ से मिलेगा, बद्रीनाथ धाम में सस्ते और अच्छी होटल धर्मशालाएं कहाँ पर हैं, बद्रीनाथ धाम में मुख्य मंदिर के अलावा और कहाँ घूमने जाना चाहिए, मात्र 3 दिन 2 रात में ये पूरा टूर कम पैसों में कैसे किया जा सकता है, पूरी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कमेंट बॉक्स में जय बद्री विशाल, जय बद्रीनाथ धाम जरूर लिखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि बद्रीनाथ धाम कैसे पहुंचे जाए। आप हरिद्वार आ जाइए या फिर ऋषिकेश पहुंच जाइए। इन दोनों ही जगहों से बाय रोड आप आसानी से बद्रीनाथ धाम पहुंच सकते हैं। तरीके हैं 4। या तो आप अपनी गाड़ी लेकर आ जाइए, अपनी कार या बाइक किसी से भी आप बद्रीनाथ धाम जा सकते हैं। दूसरा तरीका, आप यहाँ से प्राइवेट टैक्सी रेंट पर ले लीजिए। ड्रॉप करने के वो करीब 5 से 6 हजार रुपए आपसे चार्ज करेंगे। तीसरा तरीका है कि आप यहाँ से शेयर टैक्सी के थ्रू जा सकते हैं, लेकिन शेयर टैक्सी से फिर आप चाहे हरिद्वार में हो या ऋषिकेश में डायरेक्ट बद्रीनाथ धाम तक नहीं पहुँच पाएंगे। आपको शेयर टैक्सी जोशीमठ तक मिल सकती है, उसके बाद आपको दूसरी शेयर टैक्सी लेनी पड़ेगी। इस सब में करीब 1000 से 1500 रुपए आपका खर्च हो जाएगा। चौथा और सबसे आसान तरीका है कि आप हरिद्वार पहुँच जाइए, वहाँ से आपको बस स्टैंड के पास से ही डायरेक्ट बद्रीनाथ धाम के लिए बस मिल जाएगी, जिसमें किराया 1000 रुपए रहता है। सुबह अर्ली मॉर्निंग 3:30 बजे एक बस है जो हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम के लिए जाती है। उसके बाद एक सुबह 5 बजे बस है जो बद्रीनाथ धाम के लिए जाती है। अगर आप यही बस ऋषिकेश से पकड़ते हैं तो सुबह 4 बजे बस मिल जाएगी और दूसरी बस सुबह 5:30 बजे मिल जाएगी। ये बस आपको 4 से 5 बजे शाम को बद्रीनाथ धाम पहुंचा देंगी। ये सबसे सस्ता और सबसे बेस्ट तरीका है बद्रीनाथ धाम पहुंचने का। इन बसेस की आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। अगर आप देहरादून में हैं तो देहरादून से डायरेक्ट बस तो आपको नहीं मिलेगी, आप हरिद्वार पहुंच जाइए, वहां से आपको बस मिल जाएगी। अगर आप किसी दूसरे राज्य में तो बाय फ्लाइट आप देहरादून पहुंच जाइए, देहरादून से आप हरिद्वार आ सकते हैं। देहरादून से हरिद्वार मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर है। हरिद्वार से बद्रीनाथ की दूरी करीब 310 किलोमीटर है। ऋषिकेश से करीब 285 किलोमीटर की दूरी पर है बद्रीनाथ धाम। जोशीमठ तक रास्ते बहुत बढ़िया हैं और जोशीमठ से बद्रीनाथ धाम के बीच में कुछ खतरनाक रास्ते आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप बस से जाइए, अपनी गाड़ी से जाइए, बाइक से जाइए, जैसे भी आप जाते हैं आप उन रास्तों की खूबसूरती देखकर कायल हो जाएंगे। रास्ते खूबसूरत भी हैं और खतरनाक भी हैं। अपनी गाड़ी से जाते हैं तो थोड़ा सावधानी से यहाँ पर गाड़ी चलाइएगा। जोशीमठ से बद्रीनाथ धाम के बीच की दूरी 40 किलोमीटर है और इस 40 किलोमीटर के रास्ते में कुछ जगहों पर रोड बहुत ज्यादा खराब है तो कुछ जगहों पर रोड बहुत ज्यादा खतरनाक भी है। ये जो नज़ारे आप देख रहे हैं ये जोशीमठ और बद्रीनाथ धाम के बीच के रास्ते हैं। अब यात्रा की आगे की बात करते हैं। बद्रीनाथ धाम में एक ISBT बस स्टैंड है। यहाँ आप देखेंगे बहुत सी बस खड़ी हुई हैं, लेकिन ये सभी बस हरिद्वार और ऋषिकेश से ही आती हैं। किसी दूसरे राज्य से या किसी दूसरे बड़े शहर से यहाँ कोई डायरेक्ट बस नहीं आती है। हालांकि जोशीमठ और बद्रीनाथ धाम के बीच में लगातार बसेस की सर्विस चलती रहती है। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो जोशीमठ में लास्ट पेट्रोल पंप है और जोशीमठ से बद्रीनाथ धाम के बीच 40 किलोमीटर में कोई दूसरा पेट्रोल पंप नहीं है। हालांकि अब बद्रीनाथ धाम में भी पेट्रोल पंप बन चुका है, लेकिन यहाँ पर पेट्रोल का डीजल का हमेशा इश्यू बना रहता है, तो आप जोशीमठ में ही पेट्रोल फिल करा लीजिए। तो ये सब बातें होती है बद्रीनाथ धाम पहुँचने की। बद्रीनाथ धाम अब बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है। मास्टर प्लान के तहत यहाँ पर जगह जगह अलग अलग सड़कों का निर्माण कार्य हो चुका है। रोजाना यहाँ पर नए नए होटल और धर्मशालाएं बन रही हैं, तो रुकने के लिए भी यहाँ कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलिए रुकने की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि बद्रीनाथ धाम आने के बाद आपको कम से कम 2 रातों के लिए रुकना होगा, तभी आपकी पूरी यात्रा हो पाएगी। डे 1 में आप हरिद्वार या ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम के लिए निकलेंगे, वो पूरा दिन आपका ट्रैवलिंग में निकल जाएगा। आप शाम को बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे, उस वक्त आपको होटल की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर आपको होटल 1500 रुपए से लेकर 5-6 हजार रुपए तक के मिल जाते हैं। हालांकि यहाँ पर डॉर्मेट्री की भी व्यवस्था है, जिसमें मात्र 600 रुपए देकर एक व्यक्ति रुक सकता है। कुछ सस्ती धर्मशालाओं की बात करें तो पर पर्सन 400 से 500 रुपए लिया जाता है और वहाँ आपको रुकने की व्यवस्था मिल जाएगी। बद्रीनाथ धाम में अब सैकड़ों की तादाद में होटल और धर्मशालाएं मौजूद हैं। तो ये बातें होती है बद्रीनाथ धाम पहुंचने के बाद रुकने की। अब बात आती है दर्शन की। देखिए मेरे हिसाब से जिस दिन आप शाम के वक्त बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे, सेम उसी दिन अगर आप दर्शन करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। लेकिन दर्शन करने कैसे उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आप चारों धाम में किसी भी धाम पर जाइए, फिर चाहे यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ धाम या फिर बद्रीनाथ धाम, जिस भी यात्रा पर जाते हैं आप यात्रा रजिस्ट्रेशन जरूर करा कर आइएगा। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी हो रहे हैं कुछ जगहों पर, लिस्ट में आपको दिखा देता हूँ। ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मेरे हिसाब से आप ऑनलाइन करा कर आएंगे तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि रास्तों में कई जगहों पर रजिस्ट्रेशन अब चेक होने लगे हैं। बद्रीनाथ रूट की बात करें तो गोचर में यात्रा रजिस्ट्रेशन चेक किया जाता है।
ये जो वेबसाइट आप देख रहे हैं, इस वेबसाइट पर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा कर आइएगा, आपको बहुत फायदा होगा। बद्रीनाथ धाम में जिस दिन आप शाम को पहुंचेंगे उसी दिन अगर आप दर्शन करने जाएंगे तो क्या फायदा होगा वो मैं आपको बताता हूँ। रजिस्ट्रेशन करा कर आएंगे तो आपको दर्शन करने में बहुत फायदा होगा। कैसे फायदा होगा? आप अपना रजिस्ट्रेशन दिखाकर आपका दर्शन टोकन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग चौराहों पर, तिराहों पर दर्शन टोकन देने की व्यवस्था है। ये जो आप काउंटर देख रहे हैं, यहाँ पर आपको दर्शन टोकन प्राप्त हो जाएगा। लगातार यहाँ पर अनाउंसमेंट होता भी रहता है। बद्रीनाथ धाम आ रहे हो तो यात्रा रजिस्ट्रेशन कराकर आए, पंजीकरण कराकर आए और यहाँ पर उसका टोकन प्राप्त कर सकते हैं। देखो अनाउंसमेंट भी होता रहता है। यात्रियों से अनुरोध है कि अपना पंजीकरण का सत्यापन करवाकर दर्शन के लिए दर्शन टोकन यहाँ से प्राप्त करें। यात्रियों जो अपने यात्रा रजिस्ट्रेशन कराया है सिर्फ वही आपको दिखाना होगा। ग्रुप आईडी आपको बतानी होगी, कितने मेंबर हैं वो बताने होंगे। सबके लिए एक अलग टोकन मिल जाएगा। उस टोकन को अगर आप लेकर जाएंगे तो आपको लाइन में भी लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बहुत जल्दी दर्शन हो जाएंगे। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, टोकन ले लीजिए और कोशिश कीजिए रात को 8 बजे के बाद आप दर्शन करने के लिए जाइए। उस वक्त होता यह है कि मंदिर के रात में कपाट बंद होने का भी समय हो जाता है, तो ऐसे में भीड़ कम होने लगती है। जैसे जैसे भीड़ कम होगी वैसे ही आपका नंबर भी बहुत जल्दी आ जाएगा। अगर आप यही दर्शन सुबह के वक्त करेंगे तो आपको बहुत बड़ी लाइन में जाकर लगना पड़ेगा। फिर चाहे सुबह से शाम तक आप किसी भी वक्त जाइए, आपको बहुत बड़ी लाइन में लगना पड़ेगा। कई घंटे आपको इंतजार करना पड़ेगा, तब जाकर आपको दर्शन हो पाएंगे। रात के वक्त जाएंगे तो आपके दर्शन बहुत जल्दी हो जाएंगे और अच्छे दर्शन करने हैं तो रात का समय ही सबसे उचित माना गया है। बद्रीनाथ धाम मंदिर के ठीक सामने खड़ा हूँ। मेरे पीछे आप जो मंदिर देख रहे हैं ना, बद्रीनाथ धाम मंदिर, वहाँ चलते हैं। वहाँ पे आपको दर्शन कराते हैं। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, लेकिन रात के समय दर्शन करते हैं तो जल्दी हो जाते हैं। दिन में तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ यहाँ पर हो जाती है। तो अभी भी लाइन वहाँ लगी हुई है दूर तक। उधर से जाना होगा लाइन में लगने के लिए, और कितनी देर में नंबर आएगा ये देखने वाली बात है। लेकिन रात को 9-10 बजे तक भी मंदिर में दर्शन कराए जा रहे हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। लोगों को निराश नहीं जाना पड़ेगा, अगर वो लाइन में लग गए तो नंबर आ ही जाएगा। नीचे व्यू देखो आप अलकनंदा नदी का, कितना तेज बहाव है। वहाँ पे है सामने तप्त कुंड, उसमें स्नान करते हैं और फिर मंदिर में दर्शन करने जाते हैं लोग। तो फ्रेंड्स मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको दर्शन कराऊंगा। भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मैं दूसरे रास्ते से आया हूँ तो यहाँ पर भीड़ कम है। आप देखते हैं कितनी देर में नंबर आता है, कितना समय लगता है, आपको बताऊंगा। रात के समय दर्शन करने का बहुत फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा होगा वो मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। हालांकि यहाँ पर एक काउंटर भी बना हुआ है जहाँ पर आप वीआईपी दर्शन भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको रसीद कटानी पड़ेगी, आप वीआईपी दर्शन भी कर पाएंगे। इसके अलावा बहुत सी पूजाएं भी यहाँ पर कराई जाती हैं, जैसे महाभिषेक पूजा, अभिषेक पूजा, जिनके 4500 से 4700 रुपए चार्ज रहता है एक व्यक्ति के लिए। टाइमिंग है उनकी अलग अलग। मैं पूरी लिस्ट आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आप लिस्ट में चेक करके डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी पूजा करानी है। अगर आपको सिर्फ दर्शन करने हैं तो आप सिर्फ दर्शन भी कर सकते हैं। विशेष पूजाओं में 12,000 से लेकर 51,000 तक की अलग अलग पूजाएं यहाँ पर कराई जाती हैं। वेद पाठ, गीता पाठ आपको कराना है तो 2500 रुपए में हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको आरती करानी है तो 201 रुपए से लेकर 701 रुपए तक के अलग अलग आरती के यहाँ पर रेट डिसाइड किए गए हैं। आप चाहे तो विशेष पूजा भी बद्रीनाथ धाम में अपने नाम से करवा सकते हैं। लेकिन मंदिर में दर्शन करने से पहले बात आती है कि दर्शन करने का सही तरीका क्या है। आप दर्शन सुबह में कीजिए, दोपहर में कीजिए, शाम में कीजिए या रात में कीजिए। लेकिन मेरा मानना यह है कि जैसी बद्रीनाथ धाम की मान्यता है उसके अनुसार आप पहले तप्त कुंड में स्नान कीजिए। मंदिर के ठीक पहले ही एक तप्त कुंड बना हुआ है जहाँ पर महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए अलग अलग कुंड बने हुए हैं। यहाँ पर गर्म पानी निकलता है। मंदिर के एक छोर पर आप देखेंगे कि बहुत तेज बहाव में अलकनंदा नदी फ्लो कर रही है, जिसका पानी बर्फ से भी ज्यादा ठंडा है। ठीक उसके बराबर में एक तप्त कुंड मौजूद है जहाँ पर उबलता हुआ पानी, गर्म पानी निकलता है। लोग यहाँ पर स्नान करते हैं, उसके बाद मंदिर में दर्शन करने पहुंच चुका हूँ। तप्त कुंड दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर गर्म पानी में स्नान करने के बाद दर्शन करने चाहिए। बहुत गर्म पानी होता है, देख रहे हो आप कितनी भाप उठ रही है। तो गाइस तप्त कुंड पर है और तप्त कुंड में स्नान करोगे। तप्त कुंड के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर स्नान करने से चर्म रोग भी दूर हो जाते हैं। यहाँ के पानी में ऐसी शक्तियाँ हैं, ऐसे पदार्थ, ऐसे केमिकल्स मिले हुए हैं जिससे शरीर के चर्म रोग भी दूर हो जाते हैं। रोजाना यहाँ आने वाले सैकड़ों हजारों श्रद्धालु
तप्त कुंड में स्नान करने के बाद मंदिर में दर्शन करने जाते हैं और यही सही तरीका भी है। पहले तप्त कुंड में स्नान कीजिए, उसके बाद मंदिर में दर्शन करने जाना चाहिए। प्रसाद की बात करें तो 50 से 100 रुपए में आपको यहाँ पर प्रसाद भी मिल जाता है। तुलसी की माला बद्रीनाथ धाम में चढ़ाई जाती है, उसे आप जरूर लीजिएगा। 50 रुपए में तुलसी की माला मिल जाती है और वो यहाँ का मुख्य प्रसाद में से एक है। इसके अलावा अलग अलग तरह के बहुत से प्रसाद यहाँ पर चढ़ाए जाते हैं। अभी बद्रीनाथ धाम में मुख्य मंदिर के ठीक बाहर खड़े हैं और अभी दर्शन कराएंगे आपको। भीड़ बहुत जबरदस्त है, रात का समय है। दर्शन की एक ही ट्रिक है और वो ट्रिक मैं बताऊंगा। दर्शन की एकमात्र ट्रिक है कि आप लाइन में लग जाइए, अनुशासन से दर्शन कीजिए, पूरे इत्मीनान से बाबा के दर्शन कीजिए। बड़ा मजा आने वाला है। 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे में अमूमन नंबर आ ही जाता है। चलिए आपको मैं मंदिर के अंदर ले चलता हूँ और मंदिर के अंदर के नज़ारे दिखाता हूँ। वैसे तो आप पूरे दिन कभी भी मंदिर में दर्शन करने जाइए, आपको मुख्य द्वार पर हमेशा ऐसी ही भीड़ देखने के लिए मिलेगी। रात के समय आएंगे तो आपको काफी राहत रहेगी दर्शन करते वक्त, क्योंकि बहुत ज्यादा रश नहीं रहता है। रात को 8-9 बजे के आसपास या फिर 9, साढ़े 9, 10 बजे तक भी मंदिर खुला रहता है। जितने लोगों की लाइन लगी रहती है उन सभी व्यक्तियों को, उन सभी लोगों को दर्शन कराए जाते हैं। जो व्यक्ति लाइन में लग चुका है उन्हें बिना दर्शन कराए वापस नहीं जाने दिया जाता है, उन्हें निराश नहीं लौटना पड़ता है। तो कोशिश कीजिए 8 बजे के बाद आप मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच जाइए, तप्त कुंड में स्नान करने के बाद। ये नज़ारे हैं मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की। यहाँ पर ऐसे ही जयकारे लगाए जाते हैं। मंदिर के मुख्य द्वार पर एक बड़ा सा घंटा लगा हुआ है। हालांकि उस घंटे तक हाथ पहुंचना शायद ही बहुत मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी लोग कोशिश करते हैं कि उस घंटी को बजा सके। आप भी अगर यहाँ आते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आप इस घंटे को बजा दें। मान्यता है कि जिस व्यक्ति ने इस घंटे को बजा दिया उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, क्योंकि घंटा बहुत ऊंचाई पर है। जैसे ही मंदिर के मुख्य गेट से हम प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर विष्णु भगवान की एक प्रतिमा मौजूद है और वहीं पर मुख्य पुजारी तुलसी माला को चढ़ा देते हैं और मेन प्रसाद मंदिर के गर्भगृह में चढ़ाया जाता है। ऐसे ही लाइन से यहाँ पर रोजाना हजारों की तादाद में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। ये नज़ारे हैं मंदिर के अंदर के। गर्भगृह में शायद मैं कैमरा नहीं चला पाऊँ, लेकिन उसके आसपास के ये नज़ारे आप देख पा रहे हैं। इस बीच में आपसे एक बात और शेयर करना चाहता हूँ कि पिछले कुछ दिनों में लगातार यहाँ हो रही भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर के 50 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन और कैमरे को ले जाने की परमिशन नहीं है। हालांकि फोन आप ले जा सकते हैं, लेकिन कैमरा आप वहाँ चालू नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको 500 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो 12 मई 2024 की है, जिस दिन मंदिर के कपाट खुले थे। उस वक्त यहाँ पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन कैमरे को लेकर नहीं थे। मुख्य गर्भगृह में दर्शन करने के बाद आप यहाँ मौजूद आसपास के अलग अलग सभी मंदिरों में दर्शन करने जरूर जाइएगा। चलिए मैं आपको सभी जगहों पर दर्शन कराता हूँ। अगर आप यहाँ पर कोई दान राशि डोनेट करना चाहते हैं, कुछ डोनेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मंदिर के अंदर ही एक अलग काउंटर बना हुआ है। बहुत से श्रद्धालु यहाँ पर दान देते हैं और जगह जगह दान पेटियां भी मौजूद हैं। मंदिर का आर्किटेक्ट बहुत खूबसूरत है। मंदिर दिन में रात में आप जब भी देखेंगे बहुत सुंदर देखने में लगता है। तो ये तरीके हैं मंदिर में दर्शन करने के। मंदिर में दर्शन करने के बाद आप मुख्य मंदिर के जब सामने आएंगे तो सामने का ये नजारा बहुत खूबसूरत लगता है। मंदिर के ठीक सामने एक बहुत खुला सा स्पेस है जहाँ सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु पूरा दिन खड़े रहते हैं। यहाँ से अलकनंदा नदी का भी एक अद्भुत और शानदार नजारा देखने के लिए मिलता है। नदी के दूसरे छोर पर पूरा बद्रीनाथ धाम बसा हुआ है, जहाँ पर अलग अलग होटल्स, रेस्टोरेंट, ढाबे, धर्मशालाएं सब चीजें बनी हुई हैं। मास्टर प्लान के तहत बद्रीनाथ धाम में काफी बदलाव हुए हैं। जगह जगह अलग अलग रोड का निर्माण किया गया है। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ बद्रीनाथ धाम के कुछ दूसरी जगहों पर, जहाँ आप बद्रीनाथ धाम का एक नया नजारा, एक नया रूप देख पाएंगे। इसके अलावा बद्रीनाथ धाम आने के बाद मुख्य मंदिर में दर्शन करने के बाद हमें कहाँ कहाँ जाना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये जो नजारा आप देख रहे हैं, ये बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत बनी एक नई सड़क का है। ये रोड बद्रीनाथ धाम से जो रोड माना के लिए जाता है, मेन बाईपास रोड से कनेक्ट होगा और वहाँ से सीधा ये रोड बद्रीनाथ धाम मुख्य मंदिर तक जाएगा। यानी कह सकते हैं कि बाईपास पर एक बहुत बड़ी कार पार्किंग बनी हुई है, वहाँ पर गाड़ी खड़ी करिए और वहाँ से पैदल पैदल इसी रास्ते से आप मुख्य मंदिर दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। आने वाले 1-2 साल में ये रोड पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को काफी ज्यादा नया बद्रीनाथ धाम देखने के लिए मिलेगा। इस खूबसूरत रोड की बात करूँ तो यहाँ पर 2 आर्टिफिशियल झील बनाई गई हैं। ये झील भी बहुत खूबसूरत है। अभी यहाँ पर काम चल रहा है तो यहाँ की खूबसूरती शायद उतनी अच्छी ना लग रही हो, लेकिन अगले 2-3 साल में यहाँ नज़ारे कुछ और ही रहेंगे। खूबसूरत लाइट यहाँ पर लगाई जा रही हैं। रात के समय आप यहाँ पर घूमेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ कुछ देर बैठकर आप
क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर पाएंगे। हालांकि बद्रीनाथ धाम में हो रहे इस बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट को लेकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी नहीं है, क्योंकि पहाड़ों पर इस तरह का विकास सही नहीं है। पहाड़ों को काटा जाता है, पहाड़ों की उस प्राकृतिक सुंदरता के साथ कहीं ना कहीं छेड़छाड़ हो जाती है, तो वो शायद उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ कोई पिकनिक स्पॉट या मॉल रोड नहीं बनाना है। हालांकि फिर भी ये जगह बहुत अच्छी लग रही है देखने में फिलहाल, और आने वाले 2-3 साल में यहाँ की खूबसूरती बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आपकी क्या राय है इस नए विकास के लिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्या ये उचित है या नहीं। आपकी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने रात में 9 बजे के आसपास मंदिर में दर्शन कर लिए हैं, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर खाने पीने के क्या ऑप्शन है। रात में आप कहाँ खाना खाएं, कहाँ अच्छा खाना आपको मिल जाएगा। यूँ तो बद्रीनाथ धाम के हर रोड पर, हर गली में कई सारे रेस्टोरेंट और ढाबे बन चुके हैं। केदारनाथ धाम की तुलना में यहाँ पर सुविधाएं कई गुना। 100 रुपये का डोसा है हमारा, 100 रुपये का डोसा है ये डोसा हो गया, और ये सांभर हो गया इसका, ठीक है जी, और ये हो गई नारियल की चटनी। यहाँ पर साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन सभी तरह का खाना आसानी से मिल जाता है। शुद्ध शाकाहारी आपको खाना यहाँ के सभी रेस्टोरेंट ढाबों पर देखने के लिए मिल जाता है। साउथ इंडियन लगभग यहाँ के सभी रेस्टोरेंट्स में बेचा जाता है, क्योंकि साउथ इंडिया से बहुत लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। कारण ये है कि बद्रीनाथ धाम 4 बड़े धाम में से एक है, जिसमें बद्रीनाथ धाम, द्वारकाधीश, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम आते हैं। हालांकि उत्तराखंड के 4 धाम में भी बद्रीनाथ धाम इंक्लूड है। तो यहाँ पर पूरे देश भर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। तो उन सभी की खाने की डिमांड को देखते हुए लगभग सभी तरह का खाना यहाँ आसानी से मिल जाता है, शुद्ध शाकाहारी। तो ये होती है आपकी डे 1 की जर्नी। डे 2 में आपको कहाँ जाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। डे 2 में बहुत से लोग बद्रीनाथ धाम आने के बाद माना गांव भी जाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां आपको दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। कहते हैं कि बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने के बाद विष्णु पादुकाओं के दर्शन करने जरूर जाना चाहिए, तभी यात्रा पूरी होती है। मैं आपको वहां भी लेकर जाऊंगा, कैसे जाना है वो तरीका भी बताऊंगा। डे 2 में आप बद्रीनाथ धाम से विष्णु पादुका जाइए। बद्रीनाथ धाम के मुख्य मंदिर के ठीक बाईं ओर से एक रास्ता जाता है विष्णु पादुकाओं के लिए। छोटा सा पतला सा रास्ता है, करीब 1.5 से 2 किलोमीटर आपको पहाड़ों पर पैदल ट्रैक करना पड़ेगा। आप विष्णु पादुका मुख्य मंदिर तक पहुंच जाएंगे। ये रास्ता भी बहुत खूबसूरत है। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे तो यहाँ की खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ रास्ते में आपको दूर एक खूबसूरत वाटरफॉल भी देखने के लिए मिलेगा। आसपास के नज़ारे भी देखने लायक होते हैं। जब आप पहाड़ पर ऊपर की तरफ पहुंचेंगे तो नीचे बद्रीनाथ धाम घाटी का एक खूबसूरत नजारा देखने के लिए मिलता है। ऐसा लगेगा कि आप कोई ड्रोन शॉट देख रहे हैं। सुबह सुबह जाएंगे तो व्यूज आप दूर दूर तक क्लियर देख पाएंगे। इसके अलावा 1.5 से 2 किलोमीटर का पैदल ट्रैक करके आप विष्णु पादुकाओं तक पहुंचेंगे। यहाँ पर भगवान विष्णु के पैरों के निशान हैं। यहाँ एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, यहाँ भी जरूर दर्शन करने आना चाहिए। कहते हैं कि बद्रीनाथ धाम दर्शन करने के बाद विष्णु पादुकाओं के दर्शन करते हैं तो यात्रा पूरी हो जाती है। यहीं से एक रास्ता नीलकंठ के लिए भी जाता है। बताया ये भी जाता है कि बद्रीनाथ धाम से केदारनाथ धाम जाने वाला रास्ता भी यहीं से है। वैसे तो बद्रीनाथ धाम से केदारनाथ धाम के बीच की दूरी करीब 200-250 किलोमीटर है, लेकिन एरियल डिस्टेंस मात्र 30 किलोमीटर है। अगर आप पहाड़ों से जाएंगे तो आप बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन ये एक मुख्य रास्ता नहीं है। पुराने समय में कुछ साधु संत महात्मा बद्रीनाथ धाम से केदारनाथ धाम और केदारनाथ धाम से बद्रीनाथ धाम इन्हीं पहाड़ों के रास्ते से जाया करते थे। कुछ लोग तो ये भी बताते हैं कि पुराने समय में यहाँ के पंडित पुरोहित सुबह के वक्त केदारनाथ धाम में पूजा किया करते थे और पहाड़ों के रास्ते से फिर केदारनाथ धाम से बद्रीनाथ धाम आते थे और शाम के वक्त बद्रीनाथ धाम में पूजा किया करते थे। बहुत ऐतिहासिक जगह है और बहुत खूबसूरत जगह है। कुछ समय आप यहाँ बैठ जाइए, आराम से 1-1.5 घंटा आपका सुबह के वक्त यहाँ निकल जाएगा। खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारे आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। बहुत खूबसूरत जगह है। कहते हैं कि बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने के बाद विष्णु पादुकाओं के भी दर्शन जरूर करने चाहिए, तभी यात्रा पूरी मानी जाती है। डे 2 में सुबह सुबह अगर आप ये यात्रा कर लेते हैं तो उसके बाद आपका पूरा दिन बचा रहेगा। आप आगे की यात्रा, आगे का टूर भी कर सकते हैं। विष्णु पादुका दर्शन करने के बाद आप यहाँ से माना के लिए निकल जाइए। बद्रीनाथ धाम से करीब 4-4.5 किलोमीटर की दूरी पर माना गांव बसा हुआ है, जिसे पहले भारत का अंतिम गांव बोला जाता था, लेकिन पिछले कुछ समय में यहाँ का नाम बदल दिया गया और अब माना गांव को भारत का प्रथम गांव बोला जाता है। अगर आपके पास अपनी कार बाइक है तो आप आसानी से जा सकते हैं। अगर आपके पास अपना वाहन नहीं है तो आप यहाँ से बोलेरो ले लीजिए, वो आपको माना गांव ड्रॉप कर देंगे। 40 से 50 रुपए शेयरिंग में चार्ज करते हैं। 4 किलोमीटर का ये रास्ता भी बहुत खूबसूरत रहता है। मैं मई के महीने में गया, 13 तारीख को मैंने माना गांव की यात्रा की। मैंने रास्ते में देखा कि एक बहुत बड़ा ग्लेशियर यहाँ मौजूद है। ये नज़ारा जो आप देख रहे हैं ना, ये बद्रीनाथ धाम से माना के बीच का नज़ारा है। ग्लेशियर के बीच से रोड बना हुआ है
और इसी रास्ते से हम अपनी गाड़ी लेकर गए। जैसे ही माना गांव में एंट्री करते हैं तो वहाँ पर एक कार पार्किंग बनी हुई है। एक कार से 60 रुपए वो चार्ज करते हैं। रोड पर ही इधर उधर आप कहीं भी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। कोई डेडिकेटेड कार पार्किंग यहाँ पर बनी हुई नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेस भी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं और माना दिखाते हैं। ये माना गांव का मुख्य द्वार है। यहाँ पर भी बहुत सारी जगह है घूमने के लिए। कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए थे और उन्होंने कहा था कि अगर आप बद्रीनाथ धाम यात्रा पर हैं तो अपनी यात्रा के कुल खर्च का 5% आप माना गांव में आकर जरूर खर्च करें। तो इसीलिए अब यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। बद्रीनाथ धाम आने वाले सभी श्रद्धालुओं में से 90-95% श्रद्धालु अब माना गांव भी देखने के लिए आते हैं। यहाँ पर देखने के लिए बहुत सारी जगह है, ऐतिहासिक जगह है। माना वही जगह है जहाँ पर महाभारत लिखी गई थी। यहाँ पर एक गणेश गुफा भी मौजूद है। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं गणेश गुफा का है। यहाँ पर गणेश जी ने महाभारत लिखी थी। थोड़ी दूरी पर यहाँ पर एक व्यास गुफा भी है। व्यास गुफा में वेद व्यास जी ने ऊपर से महाभारत सुनाई थी और नीचे यहाँ गणेश गुफा में गणेश जी ने महाभारत लिखी थी। ये दोनों ही जगह बहुत ऐतिहासिक है। इन जगहों पर आपको जरूर आना चाहिए। यहीं से एक रास्ता भीम पुल के लिए भी जाता है और भीम पुल क्या है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आगे चलते हैं। पांचों पांडव जब यहाँ आए थे तो दोनों पहाड़ों के बीच में सरस्वती नदी को देखकर वो ये सोचने लगे कि अब नदी कैसे पार होगी। तभी भीम ने इस पहाड़ की बड़ी सी चट्टान को उठाकर नदी के बीच में रख दिया तो एक दोनों पहाड़ों के बीच एक रास्ता बन गया जिसे अब भीम पुल के नाम से जाना जाता है। ये भीम पुल है। इसी रास्ते से लोग अब यहाँ घूमने आते हैं। सरस्वती नदी का उद्गम भी यहीं पर होता है और यहीं पर ये नदी अलकनंदा नदी में विलीन हो जाती है और यहीं पर उद्गम होता है और यहीं पर नदी समाप्त हो जाती है। यहाँ आसपास में काफी सारी चाय की दुकानें, मैगी पॉइंट बने हुए हैं। पहले इनको भारत की अंतिम चाय की दुकान बोला जाता था, लेकिन अब भारत की पहली चाय की दुकान ये बन चुकी है। सरस्वती नदी के उद्गम के पास ही एक खूबसूरत छोटा सा सरस्वती मैया का मंदिर भी बना हुआ है। आप यहाँ भी दर्शन करने जरूर आ सकते हैं। अगर आप सरस्वती नदी का जल लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आसपास में कुछ दुकानों पर जल बेचा भी जाता है। आप चाहें तो खुद भी कैन में भर के ले जा सकते हैं। कुछ जगहों पर आप जल कलेक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छी जगह है। कुछ देर आप यहाँ जरूर बिताइए। और यहीं से एक रास्ता स्वर्ग रोहिणी के लिए भी चला जाता है। वसुधरा वाटरफॉल के लिए भी जाता है। यहाँ से वसुधरा वाटरफॉल की दूरी करीब 4.5 से 5 किलोमीटर है। कठिन ट्रैक है, बहुत लोग जाते भी हैं। स्वर्ग रोहिणी का भी यही रास्ता है। तो माना गांव भी एक बहुत फेमस हो चुका है बद्रीनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं की नजर में। तो अगर आप बद्रीनाथ धाम आते हैं तो आप यहाँ भी जरूर रहिएगा। तो इस तरह से आप मात्र 2 दिन में पूरी बद्रीनाथ धाम यात्रा कर ले। दोपहर में आप आसानी से इन सभी जगहों पर घूमने के बाद वापस बद्रीनाथ धाम पहुंच जाएंगे। कुछ देर होटल में आराम कीजिए और शाम के वक्त आप यहाँ के लोकल बाजार देखने जा सकते हैं। बद्रीनाथ धाम में अलग अलग जगहों पर अलग अलग रोड पर कुछ मार्केट अब बन चुका है, जहाँ पर आप बहुत सी खरीदारी कर सकते हैं। पूजा पाठ से संबंधित काफ़ी चीज़ें आप यहाँ पर खरीद सकते हैं। भगवान की प्रतिमा, मूर्ति, इन सब से संबंधित बहुत सी चीज़ें खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप वूलन कपड़े भी यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। माना गांव से आप हैंडीक्राफ्ट संबंधित काफ़ी चीज़ें खरीद सकती हैं जो खुद माना गांव में ही तैयार की जाती हैं। हैंडमेड काफ़ी चीज़ें आप वहाँ पर खरीद सकते हैं। वो चीज़ें आप बद्रीनाथ धाम के बाजार में भी खरीद पाएंगे। काफ़ी अच्छा बाजार है। शाम के वक्त आप घूमेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। इसके अलावा पिछले कुछ समय से मैं देख पा रहा हूँ, पिछले कुछ सालों से मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर दूध जलेबी का बहुत चलन हो चुका है। जगह जगह दूध जलेबी के स्टॉल लगे रहते हैं। शाम के वक्त आप उन्हें जरूर ट्राई करिएगा। घूम रहे और जलेबी खाने के लिए आ गए। देखो गर्मा गर्म जलेबी जरूर खाना। बद्रीनाथ धाम आओ तो आके भी आ रही जलेबी भंडार से और गर्मा गर्म दूध भी। तो फ्रेंड्स मार्केट में घूमते रहो, खरीदारी करते रहो, शॉपिंग करते रहो। यही बद्रीनाथ धाम में घूमने का तरीका है। साथ ही पिछले कुछ वर्षों से यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं में भंडारे के आयोजन कराने का भी बहुत चलन है। बहुत लोग यहाँ आते हैं और बड़े बड़े स्तर पर भंडारों का आयोजन करते हैं। जगह जगह यहाँ पर भंडारे चलाए जाते हैं। इन भंडारों से यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को बहुत फायदा होता है। उन्हें यहाँ का प्रसाद भी ग्रहण करने का मौका प्राप्त होता है। शाम के वक्त बद्रीनाथ धाम के बाजार घूमना एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस देता है। अलकनंदा नदी के किनारे खूबसूरत बाजार में घूमना बहुत अच्छा अनुभव देता है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप मई से लेकर दीपावली तक कभी भी बद्रीनाथ धाम दर्शन करने आइए। आप गर्म कपड़े साथ लेकर जरूर आइएगा क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर हमेशा लो रहता है। जबरदस्त ठंड रहती है यहाँ पर। आप किसी भी मौसम में आ जाइए जब कपाट खुलते हैं। फिर चाहे मई में आइए, जून में आइए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दीपावली तक कभी भी आ जाइए। गर्म कपड़े साथ लेकर आइएगा। यहाँ पर कोई पैदल ट्रैकिंग नहीं है। बहुत ज्यादा कहीं आपको पैदल नहीं चलना पड़ेगा।
2 किलोमीटर के आसपास आपको विष्णु पादुका में आपको पैदल चलना पड़ेगा और थोड़ा बहुत आपको माना गांव में पैदल चलना पड़ेगा। तो पैदल चलने का अगर आपको थोड़ा बहुत डर है तो बेफिक्र आप बद्रीनाथ धाम आ सकते हैं। हालांकि केदारनाथ धाम में बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ता है, 16-17 किलोमीटर की पैदल ट्रैकिंग है वहाँ पर, लेकिन बद्रीनाथ धाम में ऐसा नहीं है। इसके अलावा सुविधाओं की बात करें तो बद्रीनाथ धाम में सभी तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। फूड संबंधित कोई इश्यू आपको यहाँ नहीं होगा। स्टे के लिए भी बहुत सारे होटल धर्मशालाएं यहाँ पर मौजूद हैं, सस्ते भी हैं महंगे भी हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। दर्शन करने का तरीका मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। तप्तकुंड में स्नान कीजिए, रात के वक्त दर्शन करने जाइए, नंबर जल्दी आ जाएगा, समय कम लगेगा, बहुत देर तक आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। आसपास में आपको कहाँ जाना है वो भी मैंने आपको बता दिया। कोई विशेष पूजा करवानी है, वीआईपी दर्शन करने हैं, आरती करवानी है, भोग प्रसाद चढ़वाना है, उसकी प्राइस लिस्ट भी मैंने आपको बताई। यात्रा रजिस्ट्रेशन करा कर आइएगा। बद्रीनाथ धाम आने के बाद दर्शन टोकन ले लीजिए, उसके बाद दर्शन करने जाएंगे, ज्यादा फायदा रहेगा, नंबर भी जल्दी आ जाएगा। इन सब के अलावा भी बद्रीनाथ धाम से संबंधित कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा उन सभी लोगों के साथ जिन्हें घूमने का शौक है। क्या पता इस वीडियो से उनकी कुछ हेल्प हो जाए। बजट की बात करें तो बजट भी बहुत ज्यादा नहीं लगेगा। हरिद्वार से आते हैं तो 1000 रुपए में आप बद्रीनाथ धाम पहुंच जाएंगे। वापस जाने के लिए बद्रीनाथ धाम से 1000 रुपए में ही आपको बस का टिकट मिल जाएगा, यानी 2000 रुपए में आना जाना हो जाएगा। रुकने के लिए आपको यहाँ पर 1000 रुपए से लेकर 6000 रुपए तक के रूम मिल जाते हैं। चॉइस आपकी, आप जो भी रूम लेना चाहें। डोरमेट्री भी मिल जाएगी 500-600 रुपए में, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। फूड पर भी ज्यादा खर्च नहीं होता है। 100 रुपए से लेकर 200 रुपए तक की वेज थाली यहाँ पर मिल जाती है, जो भी आपको सही लगे। इसके अलावा साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन सभी तरह का खाना मिल जाता है। फूड का भी कोई इश्यू नहीं होता है। बहुत ज़्यादा बजट भी यहाँ आपका नहीं लगने वाला है, बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा। जैसे केदारनाथ धाम में हो जाता है वैसा कुछ भी यहाँ पर अव्यवस्थित यात्रा आपकी नहीं रहेगी। बजट में अच्छी यात्रा आपकी बद्रीनाथ धाम में हो जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक नई जगह पर, एक नई जगह की इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।